बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, साहित्य लेखन में किसी बाहरी परिस्थिति के बारे में लिखना आसान नहीं है, लेकिन मन के भीतर के संसार को खोल के लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। शायद इसीलिए फ्रांज काफ्का और वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखक दुनिया के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माने जाते हैं। आज जन्मदिन है उस लेखक का जिसने हमारे देश में हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना का प्रारंभ किया। उनका नाम है इला चंद्र जोशी। इला चंद्र जोशी ने मुंशी प्रेमचंद की तरह मात्र मनोवैज्ञानिक यथार्थ का निरूपण न कर अपनी रचनाओं को आदर्श परक भी बनाया है। इला चंद्र जोशी जी का जन्म 13 दिसंबर 1903 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। वो बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। उत्तराखंड में जन्म लेने के कारण वहां के प्राकृतिक वातावरण का इनके चिंतन पर बहुत प्रभाव पड़ा। औपचारिक शिक्षा में रुचि न होने के कारण इनकी स्कूली शिक्षा मैट्रिक के आगे नहीं हो सकी, परंतु स्वाध्याय से ही इन्होंने अनेक भाषाएं सीखी। उनके उपन्यासों का आधार मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की संज्ञा पाता है। हालांकि उनके उपन्यासों पर फ्रॉयड के मनोविज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन मनोविश्लेषण अवश्य ही दिखता है। उन्होंने उन मनोग्रंथियों और कुंठाओं को पकड़ने का प्रयास किया है जो दमित मनोभावों से उत्पन्न होती हैं। उनके मुख्य पात्र किसी न किसी मनोवैज्ञानिक ग्रंथि के शिकार हैं। अन्य उपन्यासों या नाटकों के अपेक्षित उनके उपन्यास के चरित्र निष्कलंक नहीं होते हैं। उनके नायक मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलताओं से युक्त होते हैं, भले ही अंत में वो अपने अधिकांश दोषों से मुक्त हो जाते हैं और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। जोशी जी मात्र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी उपन्यासकार ही नहीं थे। उनके उपन्यासों में आदर्शों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने उपन्यासों में उच्चतर मूल्यों की स्थापना का सफल प्रयास किया है। उनके चरित्र नायकों में सद्गुणों की भी कमी नहीं होती। उदारता, दया, सहानुभूति आदि उनमें पाए जाते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में नारी समस्याओं को भी दर्शाया है और उनका समाधान भी निकालने की चेष्टा की है। जोशी जी के लिखे हुए कुछ प्रमुख उपन्यास हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य आदि उनके जाने माने उपन्यास हैं। थिएटर और टीवी प्रोडक्शन के जाने माने व्यक्तित्व राकेश चौधरी ने उनके उपन्यास सन्यासी पर आधारित इसी नाम का टीवी सीरियल भी बनाया है। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। सन्यासी एक प्रेम कहानी है। इस उपन्यास का मुख्य चरित्र अपनी जिंदगी में 2 बार शादी करता है। हालांकि इस व्यक्ति का व्यवहार सौम्य और सभ्य है, लेकिन वो पूर्ण तरीके से आत्मकेंद्रित है। अंत में वो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वो इसमें भी असफल रहता है। राकेश चौधरी ने इस उपन्यास को संबोधित करते हुए कहा है कि ये मानवीय संबंधों और एक आदमी और औरत के आपसी संबंधों का एक सुंदर ढंग से व्याख्यान करती है। अब बस भी करो शांति, मैं आ गया हूं ना। इतने दिनों तक तुमने मुझे जितना रुलाया है, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहती। जैसे भी हो आज मेरे पास आ गए हो, इसे ही अपना परम भाग्य मानती हूँ। चलिए आज इला चंद्र जोशी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
तमाम देश उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन उस कार्य का महत्व उस समय नजर नहीं आता है। लेकिन आने वाले समय में उस काम के महत्व का पता और उसकी उपयोगिता पता चलती है। हम आज एक ऐसे ही शख्सियत की बात करते हैं जिनके शोध पर उनके जीवन काल में तो उन्हें उतना महत्व नहीं मिला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी खोज को मील का पत्थर समझा गया। हम बात कर रहे हैं जर्मन रसायन शास्त्री जोहान वुल्फगांग डोबरेयर की, जिनका जन्म आज ही के दिन 13 दिसंबर 1780 को जर्मनी के हॉफ बेरयूथ में हुआ था। एक कोचवान का बेटा होने की वजह से उनकी विधिवत शिक्षा नहीं हो पाई और उन्होंने जो कुछ पढ़ा वो स्वाध्याय से ही पढ़ा। उन्होंने एक केमिस्ट की दुकान में नौकरी की और उसी दौरान वो अध्ययन भी करते रहे। अपने बचे समय में वो साइंस के लेक्चर भी सुनने जाते थे। धीरे धीरे अपने ज्ञान की क्षमता पर वो 1810 में जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी बन गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक कार्य किया। वुल्फगांग को एलिमेंट्स यानी पदार्थों को क्रमबद्ध रूप में तालिका में स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसके अलावा उन्होंने पदार्थों के गुणों का अध्ययन भी किया और कुछ पदार्थों के गुणों को आपस में संबंधित भी किया। उन्होंने 3-3 पदार्थों का समूह बनाया जिनके गुण आपस में काफी मिलते थे। इन समूहों को उन्होंने ट्रायड्स का नाम दिया। उन्होंने जिन ट्रायड समूहों को खोजा था वो थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमियम और आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। इसी तरह कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी। An element is something that can't be broken down any further by chemical means, so oxygen, carbon, or the like. The first elements were discovered by ancient man, though they didn't know that gold, silver, and copper were elements at the time. The thing is, those elements don't commonly mix with others in the wild, so they're much easier to spot. The periodic table of elements is humanity's characterization of every element that we know exists. As we discovered more elements, like when Marie Curie discovered radium, they were added to fill in the gaps in our knowledge. उन्होंने इन ट्रायड्स में कुछ एक रूपता खोजी, जैसे कि मध्य के पदार्थ का अणुभार पहले और तीसरे पदार्थ के अणुभार का औसत होता है। उन्होंने बताया कि लिथियम का अणुभार 7 और पोटेशियम का अणुभार 39 होता है, जबकि सोडियम का 23 होता है, जो कि बाकी दोनों के अणुभार का औसत है। इसी तरह कैल्शियम का 40 और बेरियम का 137। उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुणों में भी समानता देखी, जैसे तीनों पदार्थ कमरे के तापमान पर पानी से प्रतिक्रिया करते हैं। ये तीनों क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके LiCl, NaCl और KCl कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं। इसी तरह वो हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करके LiH, NaH और KH यौगिक बनाते हैं। इसी फॉर्मूले के तहत ये हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाते हैं। I made the first observations on using platinum as a catalyst, and I was the first one to come up with a way to start classifying elements, discovering triads. This was the first step in trying to figure out what is now your modern periodic table. I used atomic mass to find these triads and included finding the halogen triad and the metal triad, which led me in 1929 to propose the law of triads. The middle element in the triad had the atomic weight that was the average of the other two members. I built the foundation for your modern periodic table. वुल्फगांग की ये खोज जो उन्होंने 1832 में की थी, 50 साल बाद तब लोगों की ध्यान में आई जब पदार्थों की तालिका बनाई गई और न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ के आधार पर एलिमेंट टेबल निर्धारित की। ये टेबल पदार्थों के अणुभार के बढ़ते क्रम को लेकर बनाई गई थी।
वुल्फगांग डोबेरेयर ने 1932 में पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज की उपस्थिति में गर्म करने से ऑक्सीजन के निर्माण की विधि खोजी थी। 1820 में वुल्फगांग डोबेरेयर ने प्लैटिनम पाउडर के संपर्क में ऑक्सीजन को जलाया, जिससे प्रेरणा लेकर जे बर्जेलियस ने कैटलिस्ट के निर्माण की प्रेरणा ली। 24 मार्च 1849 को इस महान अन्वेषक का जिना में, जहां वो पढ़ते थे और जो उनकी कर्मस्थली भी था, निधन हो गया। आज उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हुए उन्हें हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों और सफलता को ऊंचे शिखर पर पहुंचाया है। पर शिखर को मैं एक रूपक के तौर पर नहीं, बल्कि वस्तुतः कह रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जो दुनिया की तमाम 8000 मीटर्स और उससे ऊपर की ऊंचाई पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी। इस पर्वतारोही का नाम है जर्लिंडा कॉल्टन बर्नर। कॉल्टन बर्नर ने 8000 मीटर सीरीज की सारी 14 चोटियों पर चढ़ाई की है। K2, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पर चढ़कर और बिना अनुपूरक ऑक्सीजन के इस्तेमाल करके वो दुनिया की समस्त 8000 मीटर ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। I had a lot of attempts on K2, 6 summit attempts. I cannot explain why I decided to continue climbing, but there was the big willpower to climb up to the top. उनका पहाड़ों के प्रति लगाव केवल उन पर चढ़ने मात्र का ही नहीं है, बल्कि वहां की सभ्यता, धर्म और लोगों को जानना भी है। 13 दिसंबर 1970 को ऑस्ट्रिया में जन्मी गेरलिंडा जी का पहाड़ों पर चढ़ाई करने का शौक बचपन से ही था। उनके शहर के यूथ ग्रुप लीडर डॉक्टर एरिक टिशलर ने उनको एल्प्स के पहाड़ों की दुनिया से परिचित कराया था। चर्च में सेवा करने के बाद वो खाली समय में उनको शहर के आसपास के पहाड़ों के दौरे पर ले जाते थे। 13 वर्ष की उम्र में छोटी गेरलिंडा ने स्टर्जेन पहाड़ पर पहली बार चढ़ाई की और यहीं से पर्वतारोहण उनका जुनून बन गया। अगले कुछ सालों में स्कीइंग, आइसिंग और क्लाइंबिंग उनकी मुख्य रुचियां बन गई थीं। खुद को आर्थिक रूप से समर्थ करने के लिए उन्होंने साथ ही साथ नर्स बनने का प्रशिक्षण भी लिया। गेरलिंडा का 8000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ने का सपना पूरा हुआ 23 वर्ष की उम्र में, जब उन्होंने पाकिस्तान की ब्रॉड पीक की 8027 मीटर ऊंची चढ़ान सफलतापूर्वक पूरी की। बाद में वो अपनी सारी तनख्वाह ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग अभियानों में लगाने लगी। 2010 में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से हिला के तो रख दिया, पर उनका मनोबल नहीं तोड़ा। इसी वर्ष वो एक और पर्वतारोही फेडरिक एरिक्सन के साथ K2 के दक्षिण की तरफ चढ़ाई कर रही थीं। फेडरिक उनसे मात्र 3 मीटर की दूरी पर थे। जब वो अपनी रस्सी को खूंटे से बांध रहे थे, तब एक चट्टान के नीचे गिरने से वो अपना नियंत्रण खो बैठे और 1000 मीटर गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। On our second attempt, our good friend fell down from the bottleneck more than 1000 meter, and immediately after we stopped this expedition, I didn't know if I would ever come back to this mountain. इस घटना से गेरलिंडा जी ने कसम खा ली थी कि वो K2 में दक्षिण की तरफ कभी नहीं जाएंगी। इसीलिए अगले वर्ष अगस्त में उन्होंने K2 के नॉर्थ पिलर पर चढ़ाई की। सरल मिजाज और मृदुभाषी गेरलिंडा से जब एक बार महिलाओं के बीच में समस्त 8000 मीटर की चढ़ाई चढ़ने की रेस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा कि वो पर्वतारोहण सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती हैं, किसी रेस में अव्वल आने के लिए नहीं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिना किसी शेरपा या अनुपूरक ऑक्सीजन के चढ़ाई चढ़ना। उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का कोई शौक नहीं है। गेरलिंडा जी ने अभी तक K2,
नंगा पर्वत, एवरेस्ट, मैकिनले, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू इत्यादि में चढ़ाई की है। ऐसी निडर और जांबाज महिला को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम की तरफ से शत शत नमन। आज के एपिसोड में मैं था आपके साथ संदीप भट्ट। मिलते हैं कल फिर से एक बार बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,